हेलो बच्चों, हैप्पी होली। कैसा रहा आपका होली का पर्व? आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, लोअर के लिए या जीएस से संबंधित कोई भी प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो आप ब्रेन्स जीएस चैनल के साथ जुड़ें और अपनी जो तैयारी है उसको गति प्रदान करें और आपने जो भी टारगेट डिसाइड किया हुआ है आप उसको हिट करें। लेकिन ये ऐसा जब भी हो सकती है जो हो सकता है कि हमारी टीम के साथ आप सिस्टमेटिक टॉपिक बाय टॉपिक जुड़े, उस पर स्टडी करें। ठीक है, आपको आगे ले चलते हैं वहीं पे जहाँ पे हमने पिछले क्लास में ब्रेक किया था, यानी कि मोहम्मद गोरी। तो आपको मालूम है कि 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी। खोखरों के खिलाफ गोरी ने अभियान किया हुआ था। तो 1206 में खोखर ही लोग जो खूंखार माने जाते थे, उसके कैंप जो लगा हुआ था उसमें रात के समय नमाज पढ़ते समय अटैक कर देते हैं और गोरी की हत्या कर देते हैं 1206 में। अब आपको मालूम नहीं है, लेकिन गोरी का कोई पुत्र नहीं था, एक पुत्री थी। तो उसका विवाह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के, यानी कि जो गुलाम था, वफादार गुलाम था। आपको जो आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हम जो डायनेस्टी है, आप देखेंगे कि गुलाम वंश है। गुलामों का शासन दिल्ली सल्तनत में रहा है और कैसे रहा, क्यों रहा है, वो आगे आपको पता लगेगा। तो ये गोरी की डेथ के बाद जो है 3 कमांडर जो हैं उसके शासन को संभाले हुए थे। याद एक नाम है ताजुद्दीन एल्दौज, ये जो है गजनी क्षेत्र का कमांडर था। गजनी क्षेत्र जो है मोहम्मद गोरी ने दे रखा था। दूसरा जो कमांडर है नासरुद्दीन कुवाचा, इसने जो है मुल्तान वाला जो क्षेत्र है जो पाकिस्तान में है वो दे रखा था। सपोज करिए कि ये रही आपका भारत, आप देखेंगे है ना। तो ये मुल्तान वाला क्षेत्र है, ये आपको मालूम है इधर गजनी वाला अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे, और इधर वाला जो क्षेत्र है देखेंगे यहाँ तक, ये कब्जे में था कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके? तो ये यहाँ पे ताजुद्दीन एल्दौज है, यहाँ पे नासरुद्दीन कुवाचा है और यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक है। अब क्योंकि मोहम्मद गोरी का दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो लाहौर की जनता और दिल्ली की जनता के प्रति मतलब ऐबक के प्रति जो है लगाव रखती थी। जनता ने जो है ऐबक को आश्वासन दिया, हम आपके साथ हैं, आप राजगद्दी संभाले। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक राजगद्दी के लिए आगे आता है और राजगद्दी को संभालता है। लेकिन राजगद्दी अब गजनी वाली नहीं है। मोहम्मद गोरी की राजगद्दी कौन सी थी? कुतुबुद्दीन मतलब गजनी। अब गजनी पे भाई जैसे मोहम्मद गोरी मरा तो जो 3 कमांडर थे उन्होंने अपने अपने क्षेत्र को स्वतंत्र कर लिया और फुल पावर में आ गए, ताजुद्दीन एल्दौज। ठीक है, अब यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजगद्दी, यानी कि अपना जो मुख्यालय परमानेंट नहीं था, टेम्परेरी मुख्यालय था, कहाँ पे था? लाहौर। ये यहाँ पे है, पाकिस्तान में प्रेजेंट में पड़ता है, वहाँ पे। अब जो 2 कमांडर थे जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, उनके साथ आगे विद्रोह की संभावना बनी हुई थी। तो एक चालाकी यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, अपने राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक विवाह की नीति यानी कि वैवाहिक पॉलिसी अपनाई। और क्या किया कि ताजुद्दीन एल्दौज जो था इसके साथ जो है विवाह, इसकी पुत्री के साथ जो है विवाह कर लिया। इसकी ताजुद्दीन एल्दौज की पुत्री, यानी कि उसको अपना ससुर बना लिया। अब विद्रोह की समाप्त हो गया भाई, अब ससुर बन गया, रिश्तेदारी बन गई है, जो भी दहेज के रूप में चीज़ें मिली होंगी तो आपको मालूम होगा। दूसरा, नासरुद्दीन कुवाचा के साथ अपनी बहन का विवाह करा दिया, तो वो भी रिश्तेदार बन गया। ठीक है, अपना साला बन गया। तो
इस तरीके से जो है इसने वैवाहिक नीति अपनाई, जिससे जो क्षेत्र जिन जिन के तीनों के पास था तो वो उनके पास रहा। और यहीं से शुरुआत होती है, 1206 से ही शुरुआत होती है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश। एक इसको गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहा जाता है। मामलूक यानी कि हबीबुल्लाह एक इतिहासकार हैं, उन्होंने जो दिल्ली सल्तनत की राजगद्दी पे जो भी बैठे हैं, सुल्तान बने हैं, उनके लिए जो भी का मतलब नहीं है, जो गुलाम थे उनके लिए एक सम्मानित नाम यूज किया हुआ है, मामलूक। मामलूक का मतलब होता है कि सम्मानित दास। उन हबीबुल्लाह का मानना था कि वो दास थे, गुलाम थे, उनके माँ बाप नहीं थे, यानी कि वो पैदा तो स्वतंत्र हुए थे, इसलिए ये एक सम्मानित दास हैं। तो इनके लिए एक शब्द था मामलूक। ये हबीबुल्लाह इतिहासकार उन्होंने इनको लिए दिया हुआ। तो पहला जो गुलाम वंश का, अब आप देखेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था और ना कि दिल्ली सल्तनत का। इसको दिल्ली सल्तनत 1206 है, लेकिन वास्तविक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान इसको नहीं माना जाता। उसको उसके रीजन हैं, 4-5 रीजन है। नंबर 1 जैसे कि देखेंगे वो दिल्ली सल्तनत का मतलब हम वो चीज़ क्लियर करना चाहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, न कि दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान जो है इल्तुतमिश था, जो इसके बाद आगे आएगा। ठीक है, तो इसको गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता, दिल्ली सल्तनत का नहीं। उसके 4-5 कारण हैं। नंबर 1, खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं। आपको भी मालूम है कि खलीफा के बाद जो है जो भी सुल्तान होता था, कहीं आक्रमण किया, साम्राज्य विस्तार किया, खलीफा जब तक मान्यता ना दे तो उसको वैधता जो है अधूरी मानी जाती थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में राजगद्दी पे तो बैठ जाता है, लेकिन खलीफा द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं ले पाता है, तो इसलिए भी इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान नहीं माना जाता है। दूसरा कारण था कि इसकी राजधानी जो है, हेडक्वार्टर यानी कि राजधानी जो है वो अभी तक दिल्ली नहीं बनी। कहाँ पे थी? लाहौर। ठीक है, तो दूसरा एक वैध कारण जो हो गया कि उसने राजधानी दिल्ली नहीं लाया। ठीक है, तीसरा कारण था इसके पास राजकोष। आपको भी मालूम है कि राजकोष, भाई अचानक 1206 में इसको राजगद्दी मिल गई, लाहौर की राजगद्दी पर बैठ गया, जनता का साथ मिल गया। लेकिन आपको भी मालूम है कि गोरी का मुख्यालय कहाँ था? गजनी। गजनी पे अधिकार किसका है? ताजुद्दीन एल्दौज का। तो जो खजाना होगा भी वो उसके पास होगा। भले ही जो है वैवाहिक पॉलिसी अपनाई तो उसने दहेज के रूप में कुछ दिया होगा, जरूर दिया होगा। ठीक है, तो वो उतना ही उसके पास आया होगा, लेकिन राजकोष इसके पास नहीं था। तो तीसरा था, भाई कोई भी सुल्तान या शासक का मतलब है उसका पास शाही खजाना तो होगा, सैनिकों को भर्ती करने से लेके बहुत सारे डेवलपमेंट के काम जो हैं, तो राजकोष, तो इसका कोई शाही राजकोष, वैसे राजकोष होगा लेकिन शाही राजकोष नहीं था। ठीक है, अगला एक कारण जो है सिक्का है कि इसने कोई भी, भाई आप सुल्तान हैं, कहीं पे राजा हैं, और भाई आय क्रय विक्रय के लिए अगर आपने कोई सिक्के करेंसी जारी नहीं की तो फिर आप काहे के राजा हैं। तो चौथा पॉइंट जो है ये माना जाता। तो ये पॉइंट डिसाइड करते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान नहीं था, लेकिन गुलाम वंश का संस्थापक था, गुलाम वंश का पहला शासक था। ठीक है, और ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान जिसको माना जाता है वो कौन है? इसके बाद जो आगे आएगा इल्तुतमिश। ये फॉर्मेलिटी जो है इल्तुतमिश पूरी करता है, इसलिए इतिहासकार दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान उसको मानते हैं। लेकिन दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से ही शुरू होती है। ठीक है, तो ये एक कारण रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान नहीं। अब आता है कुतुबुद्दीन ऐबक कुछ रचनात्मक कार्य करता है, डेवलपमेंट के काम करता है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब राजगद्दी बैठता है तो इसको एक इतिहासकार ने नाम दिया लाख बख्श। लाख बख्श कुतुब यानी कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक।
लाखबज़ का मतलब है कि लाखों मुद्राएं दान करने वाला, परोपकारी, जन कल्याणकारी। तो इसीलिए जो है इतिहासकारों ने इसको लाख बख्श नाम दिया है। और इसको एक और ये जन कल्याणकारी कार्यों के ही कारण इसको हातिम ताई सेकंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हातिम ताई सेकंड, हातिम ताई सेकंड, ठीक है। परोपकारी जन कल्याण की भावना के ही कारण इसको हातिम ताई सेकंड नाम के से भी जाना जाता है। आपको आज देखेंगे तीसरा जो एक महत्वपूर्ण काम इसका था, कुरान ख्वां इसको कहा जाता है। कुरान ख्वां का मतलब है कि कुरान को विधि विधान से सही तरीके से पढ़ने वाला एकमात्र सुल्तान दिल्ली सल्तनत का। तो वो आपको मालूम है कि कोई भी जो है हर धर्म के ग्रंथों का स्टडी करना एक परंपरागत तरीके हैं, तो उसको फॉलो करता था। तो ऐसा करने वाला जो है, हालांकि इसको कुरान पूरी तरीके से रटी हुई थी, कंठस्थ थी, तो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी, ठीक है। तो इसको हातिम ताई सेकंड। कुछ रचनात्मक कार्य डेवलपमेंट के, जैसे कि दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर तो लाहौर है, लेकिन दिल्ली में इसने कुछ डेवलपमेंट के काम किए थे। वो डेवलपमेंट के काम क्या थे कि इसने एक दिल्ली में पहली मुस्लिम कॉलोनी बनवाई थी, यानी पहली तुर्की कॉलोनी जो डेवलप हुई थी भारत में, वो कहाँ पे? महरौली। आज भी देखेंगे दिल्ली में एक और कॉलोनी है महरौली, और दूसरी मुस्लिम कॉलोनी कहाँ थी? अजमेर। पहली मुस्लिम कॉलोनी महरौली, दूसरी जो थी अजमेर, राजस्थान में है। यहीं पे उसने दूसरा एक रचनात्मक कार्य क्या किया था कि कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी। कंप्लीट नहीं करवा पाता है क्योंकि 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान घोड़े पे चौगान खेलते हुए, यानी कि पोलो, और घोड़े से गिर जाता है तो इसकी डेथ हो जाती। बहुत लंबा इसका जीवन नहीं रहा, ठीक है। तो ये कुतुब मीनार की नींव रखवा पाता है, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं बनवा पाता है। तो कुतुब मीनार की नींव, कुतुब मीनार का दूसरा नाम भी है, इसको मीनार ए शम्सी भी कहा जाता है। क्या? मीनार ए शम्सी, ठीक है। ये जो कुतुब मीनार है ये दिल्ली में है, महरौली में है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक अफगानिस्तान में मीनार थी जिसका नाम है जाम की मीनार, उससे प्रेरणा, मतलब कहीं किसी इमारत से प्रेरित होके भी बहुत सारी इमारतें लोग बनाते हैं, तो उसमें ही ये भी एक था जिसने दिल्ली में बनाई कुतुब मीनार, इन्हें यानी कि जाम की मीनार की प्रेरणा से इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, मैंने नींव रखवाई। और कुतुब मीनार एक तरीके का विजय स्तंभ, तुर्कियों का विजय स्तंभ माना जाता है। तुर्कियों का भारत में विजय स्तंभ के रूप में उसको माना जाता है, महरौली में है। और एक सूफी संत थे, कौन? बख्तियार काकी। कौन? बख्तियार काकी, उन्हीं की याद में बनवाई गई है। बख्तियार काकी जिनकी याद में। और भाई हर कोई इमारत बनने का एक पर्पज होता है, एक तो विजय स्तंभ के रूप में, दूसरा कारण था अजान देने के लिए। कुतुब मीनार का निर्माण जो है अजान देने के लिए, यानी कि इसके ऊपर 5 मंजिल थी, ऊपर जो है एक व्यक्ति चढ़ जाता था, नमाज के लिए जो भी समय होता था तो वहाँ पर चढ़ के महरौली के जो लोग थे वो अपने जो भी परंपरागत समय है नमाज पढ़ने का, वो उस समय एक वहाँ से घर से निकल के और एक मस्जिद जो थी जो इसी ने बनवाई थी, वहाँ पे एकत्रित होते हैं। और उस मस्जिद का नाम है कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। तो ये कुतुब मीनार का नाम जो बनाई गई, क्यों बनवाई गई थी? इनकी याद में बनवाई गई थी, ठीक है। और ये इसकी नींव रखवाता है, हालांकि पूरी नहीं करवा पाता है। बाकी जो पूरी करवाता है वो कौन? इल्तुतमिश, ठीक है।
तो ये जो कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में, और वहीं पे एक मस्जिद है कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद। कौन सी? कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बल उल इस्लाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुब्बल उल इस्लाम। भारत में निर्मित होने वाली पहली मुस्लिम मस्जिद या पहली तुर्की मस्जिद कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में। किसने निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दूसरी मस्जिद कहाँ पे है? दूसरी मस्जिद जो है वो यहीं पे है अजमेर में। एक इसने अजमेर जो दूसरी कॉलोनी थी वहीं पे इसने एक मस्जिद बनाई थी, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा यानी कि आपको देखेंगे कि वहाँ पे हरिकेल एक संस्कृत में नाटक प्रचलित था, और विग्रहराज ने वहाँ पे एक संस्कृत का अजमेर में एक विद्यालय बनवाया था, ठीक है, विद्यालय बनवाया था। उसी विद्यालय के छत को तोड़ के गुंबद नुमा बनाता है। ऐसा काम 2.5 दिन में ही हो सकता है, ठीक है। और उसको नाम दे दिया, इसीलिए 2.5 दिन में हुआ, इसीलिए उसको नाम दे दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ है? अजमेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये पूर्व में एक संस्कृत विद्यालय है। हरिकेल नाटक के जो पंक्तियाँ अभी भी जो है वहाँ पे देखेंगे कि संस्कृत में लिखी हुई हैं, दीवारों पे छपी हुई हैं। और उस विद्यालय का निर्माण जो है विग्रहराज ने करवाया था, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा दिल्ली में। अब आप ये जो कुतुब मीनार से संबंधित एक पॉइंट और समझ लें कि इसकी नींव तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा। पूरा कौन करवाता? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। फिर बाद में ऊपर की मंजिल एक गिर जाती है, ऊपर 4 मंजिल और बनवाता है। तो कौन बनवाता है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। जो आगे पढ़े तो ये 3 नाम मोस्टली इसमें जुड़े हुए हैं। पहला तो कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश। अगर ये एक ऐसा पूछा जाए कि पूर्ण रूप से, मुख्य रूप से कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो आप क्वेश्चन में आता है तो कुतुबुद्दीन ऐबक। या पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन कुतुब मीनार से जुड़ा हुआ है, तो आप देखेंगे, और तीनों नाम दे दिए, 3 नाम दिए, चौथा ऑप्शन दे दिया उपरोक्त में से सभी, तो सभी नाम आ जाएंगे। सभी ने कुछ ना कुछ इसमें बनवाया है कुतुब मीनार, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो ये कुछ रचनात्मक कार्य हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाए, ठीक है। 1206 में ये 1210 में ये मर जाता है। क्या करते हुए? चौगान या पोलो खेलते हुए। चौगान या पोलो, चौगान जिसको पोलो भी कहा जाता है, घोड़े से खेला जाता है। और 1210 में ये मर जाता है। 1210 के बाद इसकी कहानी ख़त्म होती है। आगे जो कहानी है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप अपना मैसेज के थ्रू शेयर कर सकते हैं। और हमारा चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ब्रेन्स जीएस, और ये हमारी गारंटी है, ठीक है। हम आपकी जीएस बेहतरीन करके दिखाएंगे। अगर आप सिस्टमेटिक हमारे वीडियो सारे कंप्लीट देखेंगे तो कुछ ही दिनों में देखेंगे आपकी हिस्ट्री जो है आपके चुटकियों में होगी। कोई भी क्वेश्चन जो है वहाँ का नहीं बचेगा, ठीक है। ओके, बाय, हैप्पी होली एंड देन अगेन।